नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का पीयूसी प्रथम वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली खून का रिश्ता इस कहानी के लिए आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। ये जो समाज है, इस समाज में इंसान अनेक रिश्तों को निभाते हुए अपना जीवन जीता है। लेखक भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से खून का रिश्ता इस कहानी के माध्यम से जिंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत होती है, जिंदगी में रिश्तों को निभाना कितना जरूरी होता है, इसका महत्व हमें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में प्रमुख पात्र इस प्रकार हमारे सामने है। आज इस कक्षा में हम इन कहानी के पात्रों का परिचय लेने की कोशिश करेंगे। भीष्म साहनी में इन प्रमुख पात्रों के द्वारा इस कहानी के ताने बाने को बुनने की कोशिश की है और इन पात्रों के सहारे एक सुंदर कहानी हमारे सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है। तो दोस्तों, इस कहानी में पहला प्रमुख पात्र है बाबूजी। बाबूजी घर के मुखिया है। अगर हम इस कहानी के देश का वातावरण की बात करें तो उस जमाने में परिवार जो होता था वह बड़ा होता था और इस बड़े परिवार में घर का मुखिया जो भी निर्णय लेता, घर के बाकी सारे सदस्यों को वही निर्णय जो है उसका पालन करना होता। तो बाबूजी इस घर के मुखिया है। बाबूजी बहुत बड़े जमींदार हैं। उनकी गांव में बहुत बड़ी हैसियत है। उनका कारोबार बहुत बड़ा है। जमीन जो है ना उनकी बहुत है। तो इस हिसाब से बाबूजी को समाज में मान सम्मान है, घर में मान सम्मान है, बहुत बड़ा रुतबा है उनका समाज में। ऐसे बाबूजी घर में दूसरा सदस्य घर का इस परिवार का वही माँ जी। घर में माँ जी है और माँ जी हमेशा बाबूजी को सलाह देने का काम करती है, अपने बच्चों का लालन पालन करती है और बाबूजी को घर चलाने में, बाबूजी को समाज में जो भी निर्णय लेने हैं उन सारे निर्णयों में माँ जी जो है उनको हमेशा मदद करती रहती है। इस कहानी में अगला पात्र है वीरजी। वीरजी माँ जी और बाबूजी का बड़ा बेटा लड़का। ये पढ़ा लिखा है। ये पढ़ाई की खातिर, नौकरी की खातिर शहर में रहता है। अब इस कहानी में वीरजी जो है वह अपने पिताजी के साथ कैसे बर्ताव करता है, अपने माताजी के प्रति उनका लगाव कितना है, यह लेखक भीष्म साहनी जी ने हमारे सामने रखा है। वीरजी पढ़ा लिखा होने के कारण आधुनिक विचारों का लड़का है। बाबूजी पुराने जमाने वाले दकियानुसी ऐसे विचार वाले जो है ना वो व्यक्ति है। उनको लगता है कि घर की परंपरा, प्रतिष्ठा, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। समाज में हमारा रुतबा है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। समाज जो परंपरा चली आ रही है उनका पालन होना चाहिए। ऐसे पुराने विचारों वाले बाबूजी हैं। लेकिन वीरजी नए विचारों वाला लड़का है। वीरजी के शादी करने का विचार चल रहा है। अब उसकी सगाई तय हुई है। उस सगाई के लिए बाबूजी अपने रिश्तेदारों को लेकर, परिवार को लेकर सगाई की रस्म पूरी करने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन वीरजी आधुनिक विचारों वाला होने के कारण वह अपनी इस सगाई में चाहता है कि लड़की वालों का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है ना वो कम हो, बचत हो उनकी। बाबू चाहते हैं कि अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर जाना है सगाई में, लड़के वाले हैं। इस बात से बाबू जो है ना वह अपना समाज में रुतबा दिखाना चाहते हैं कि हम लड़के वाले हैं। लड़के वाले हैं तो उस हैसियत से जाएंगे, उस हैसियत से उनके पास हम दहेज मांगेंगे, क्योंकि उस समय समाज में दहेज मांगना एक आम बात थी। लेकिन वीरजी पढ़ा लिखा लड़का होने के कारण वो चाहता है कि हम लड़की वालों की ओर से कोई दहेज न मांगे, लड़की वालों के ऊपर खर्चे का कोई बोझ ना हो, लड़की वालों को हमारा दहेज देने के लिए
कर्जा उठाना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, तो ये विचार आधुनिक विचार वीर जी के हैं। लेकिन बाबूजी पुराने विचार वाले, पुराने ख्यालात वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बाबूजी कहते कि हम लड़के वाले हैं, मांगना हमारा अधिकार है। जब हमारी बेटी की शादी होगी, उनकी दूसरी बेटी है मनोरमा, जब बेटी की शादी होगी तो हमको भी दहेज देना पड़ेगा ना। तो आज हम लड़के वाले हैं, लड़के की शादी कर रहे तो हम दहेज मांगेंगे। एक माँ बाप के मन में बहुत इच्छा होती है कि लड़का है हमारा, जब लड़की की शादी करेंगे तब लड़की वालों से हम ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, इतना दहेज मांगेंगे, उतना दहेज मांगेंगे। उन्होंने भी अनेक सपने सजाए रहते हैं। लेकिन लड़का पढ़ा लिखा हो गया तो इन सारे पुराने ख्यालों को मानने को तैयार नहीं है। इस कारण सगाई वाले दिन वीर जी और बाबूजी दोनों के बीच में बहुत बड़ी अनबन होती है। दोनों के विचार एक दूसरे को स्वीकार नहीं है, तो इस कारण दोनों जो है ना मन मुटाव मन में लाते हैं। ऐसा ये वीर जी। इस कहानी में दूसरा पात्र मैंने को बताया कि मनोरमा इनकी बेटी है, ये अभी चंचल है, नादान है, बड़ों के साथ कैसे बात करना, उतनी तहजीब उसको मालूम नहीं है। ये मनोरमा ऐसी है। उसके बाद प्रभा, ये और एक पात्र है इस कहानी का। प्रभा जो है ऐसी लड़की जिसके साथ वीर जी की सगाई तय हुई है, वीर जी की होने वाली पत्नी प्रभा। इनके घर जाना है सगाई की रस्म पूरी करने के लिए। इस कहानी में और एक पात्र है, प्रमुख पात्र चाचा मंगल सेन। चाचा मंगल सेन इस कहानी का प्रमुख पात्र है। ये पूरी कहानी जो है ना चाचा के इर्द गिर्द घूमती है। चाचा इस पात्र को लेकर ये कहानी बनाई गई है, ये कहानी लिखी गई है। चाचा मंगल सेन फौज में थे, सेना में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है। अब रिटायर होने के बाद उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था, तो वो आ गए अपने चचेरे भाई के पास। बाबूजी जो है ना उनका और मंगल सेन का चचेरे भाई का क्या है रिश्ता है, चचेरा भाई। तो इनका खुद का अपना कोई है नहीं, तो इसलिए क्या है अपने चचेरे भाई के पास आ गए। चाचा मंगल सेन को इस बात का नाज है कि वो सेना में थे, सेना में उन्हें बहुत बड़े शौर्य दिखाए हैं। वो हमेशा खाकी वर्दी पहनते हैं, खाकी पगड़ी पहनते हैं, खाकी पर उनको बहुत नाज है। और सबसे बड़ा गर्व उनको है कि मेरा चचेरा भाई बहुत बड़ा जमींदार है, शोहरत वाला आदमी है। तो इसलिए ना चाचा मंगल सेन को अपनी इस हैसियत पर हमेशा नाज, जब भी चलते ना रास्ते से सीना तान के चलते, क्यों ना चले। चाचा मंगल सेन सेना का आदमी है, सेना में रह चुके हैं। और दूसरी बात, जिस शहर में जिस गांव में रहते ना वहाँ पे उनके चचेरे भाई का राज चलता है। तो जब भी चलते रास्ते से सीना तान के चलते हैं, उनको अपनी इस हैसियत पर नाज है। ऐसे चाचा मंगल सेन। और इस घर में संतू नाम का एक नौकर है, एक लड़का है संतू उसका नाम है, और ये संतू उस घर का नौकर है। और ये हमेशा चाचा मंगल सेन की खींचाई करता रहता है, उनको छेड़ता रहता है, क्योंकि बाबूजी चाचा मंगल सेन को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। चचेरा भाई है, फौज से रिटायर होकर आया है, हमारे यहाँ पे हमारे सहारे रहता है, तो उसको उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी उसको नहीं मिल रही है। तो इस तरह ये इस परिवार के सदस्यों का परिचय है। तो भीष्म साहनी अपनी खून का रिश्ता कहानी के द्वारा समाज में अपने रिश्तों को कैसे निभाना है ये बताने की कोशिश करते हैं। अगली कक्षा में देखेंगे कि कहानी क्या है। धन्यवाद।